हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स के ऊपर बात करेंगे। अभी हाल में हम लोगों ने जो इडियम के सेशन को शुरू किया है, आज उसका ये वीडियो नंबर 2 है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 इडियम्स को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अलावा ये हमारे डेली यूजेज से भी इडियम्स जुड़े हुए हैं। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं या कुछ भी इंग्लिश में पढ़ते या सुनते हैं तो ये सभी इडियम्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस इडियम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा इडियम है, कह रहा है क्या, नैश, है ना। इसका जो उच्चारण करेंगे वो नैश करेंगे, नैश योर टीथ। देखिए, नैश का मतलब पीसना होता है। नैश योर टीथ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप नैश योर टीथ करते हैं तो आप गुस्से में दांत पीसते हैं। गुस्से में दांत पीसना या गुस्से में दांत पीसना का मतलब ये भी होता है ना कि अपना हताशा दिखाना, ठीक है ना। क्रोधित होना एक तो ठीक है, गुस्से में दांत पीसना का मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना, लेकिन एक हताशा दिखाना भी होता है कि आप हताशा में आप दांत पीसते हैं। चलिए, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, नैश योर टीथ को हम इंग्लिश में कैसे, ये तो इडियम्स हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन इजी वे में कैसे हम समझेंगे। टू फील वेरी एंग्री एंड अपसेट, आपका बहुत ही एंग्री है और आप अपसेट है, अपने आप को अपसेट महसूस कर रहे हैं, हताशा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चीज है नैश योर टीथ, नैश योर टीथ का मतलब होता है, सरल भाषा में कहें तो हताशा दिखाना। चलिए, हमको कहना है कि जो मोदी के विरोधी है, ठीक है ना, जो भी इनके विरोधी है मोदी के, है ना, वो दांत पीस रहे हैं, मतलब अपना हताशा दिखला रहे हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, कैसे कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना, और कैसे वो पूरे देश को एक अच्छी तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी बात जो है ना, ये ऑपोजिशन से पच नहीं रही है। वो तरह तरह के वो बयान कर रहे हैं। वो दांत पीस रहे, दांत पीसने का लिटरली मतलब दांत पीसना नहीं है, हताशा दिखला रहे हैं। हमको यही बात लिखना है, सच्चाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस तरह के वाक्य को बनाना है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उनके विरोधी दांत पीस रहे हैं। चलिए, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, विपक्ष दांत, है ना, गुस्से में दांत पीस रहा है या हताशा दिखला रहा है, दांत पीस रहा है, दांत पीस रहा है। हमको यही बात हमको लिखना है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं विपक्ष दांत पीस रहा है, मतलब हताशा दिखला रहा है, ठीक है। चलिए, अब विपक्ष दांत पीस रहा है, पहले हम इस बात को पहले डील करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, द opposition has been, ठीक है ना, नैशिंग। चलिए, दांत पीसने का अंग्रेजी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, नैश योर टीथ। तो चलिए, नैशिंग इट्स, है ना, नैशिंग इट्स टीथ। चलिए, यहां पर ये तो हो गया कि जो विपक्ष है वो अपना दांत पीस रहा है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सिंस, ठीक है ना, मिस्टर मोदी बिकेम, ठीक है ना, द बिकेम प्राइम मिनिस्टर। द लगाना कोई जरूरत नहीं है, द यहां लग भी सकता है और द यह बिना द का भी बन सकता है। तो चलिए, नैश योर टीथ का मतलब होता है हताशा दिखाना, गुस्से में दांत पीसना। आते हैं इडियम नंबर 2 की ओर। कह रहा कि ऑन द ब्रिंक ऑफ। देखिए, कोई चीज, ब्रिंक का मतलब किनारा होता है, किसी चीज का किनारा जो होता है ना, जैसे ये किनारे का पार्ट है, ठीक है ना, इसको ब्रिंक कहते हैं। तो कोई चीज यदि किसी ब्रिंक पर है तो उसके नजदीक, काफी नजदीक जा चुका है, के मुहाने पर, आप ऐसे समझिए, किसी चीज के घटित होने के काफी नजदीक आप चले गए ना, मुहाने पर, कोर पर चले गए हैं, ये ब्रिंक कहलाता है। चलिए, इस ब्रिंक का सही सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसके लिए दो बहुत अच्छे सिनोनिम्स है, वर्ज और थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज, चौखट, है ना, घर का जो चौखट होता है ना, वो क्या होता है, वो दहलीज होता है, ठीक है ना। तो उसका अंग्रेजी है थ्रेशोल्ड। यानी कि कोई चीज यदि ऑन द ब्रिंक है या ऑन द वर्ज है या ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ है, यानी कि वो काफी नजदीक है घटने के लिए, वो कभी भी घट सकता है, वो चीज एकदम मुहाने पर चला आया है। हमको कहना है, आज देखिए, आज पूरा जो विश्व है ना, वो एकदम युद्ध के कगार पर खड़ा है, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आज फिलिस्तीन इजराइल के साथ उलझा हुआ है, रूस जो है वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं, तो कभी भी ये विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। हमको ये लिखना है कि आज विश्व, है ना, युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध कभी भी भड़क सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है। कैसे लिखेंगे, द वर्ल्ड इज,
हमको लिखना है कि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है, ठीक है ना। द वर्ल्ड इज, चलिए ऑन द ब्रिंक ऑफ लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से ऑन द वर्ज ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, ये सभी इंटरचेंजेबल ये सिनोनिम्स हैं। ओके, तो द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, नहीं, द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो दुनिया है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ड नंबर हमारा इडियम नंबर 3 है, करेक्ट, डाउन एंड आउट। मतलब अगर आप डाउन एंड आउट है, ना आपके पास पैसा है, ना जॉब है, ना रहने का कोई जगह, आप एकदम कंगाल और पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, दरिद्र, मतलब गरीबों में जो गरीब होता है ना उसको दरिद्र कहते हैं। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास रहने का जगह है, ना आपके पास कोई काम है, तो आप पूरी तरह से दरिद्र कंगाल हो चुके हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, विदाउट मनी, मतलब तोड़कर कहें डाउन एंड आउट का मतलब विदाउट मनी, या एक वर्ड अगर सिनोनिम्स के तौर पर कहें, ये इसका सिनोनिम्स बहुत सुंदर है, डेस्टिट्यूट, और भी वर्ड है, इंडिजेंट, इम्पोवेरिस्ट, वर्ड की कमी नहीं है, सॉरी इंडिजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो वर्ड की कमी नहीं है, गरीब और कंगाल कहने के लिए ना वर्ड की कमी नहीं है, ठीक है ना, वर्ड की कमी नहीं है। तो हमारा एक और साइन हम लिख सकते हैं इंडिजेंट, ठीक है ना। और भी हमारे पास वर्ड है इम्पोवेरिस्ट, ये सब क्या है, ये सब का अर्थ है कंगाल, दरिद्र, ठीक है ना। पेन्यूरियस, और भी कई तरह के वर्ड हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो यदि कोई व्यक्ति डाउन एंड आउट है तो वो पूरी तरह से गरीब है। हमको कहना है कि जब वो कंगाल था किसी ने उसकी हेल्प नहीं किया, जब वो कंगाल था किसी ने उसकी मदद नहीं की। कैसे लिखेंगे, नो वन, है ना, नो वन हेल्प्ड हिम, नो वन हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। व्हेन ही वाज, है ना, व्हेन ही वाज डाउन एंड आउट, व्हेन ही वाज डाउन एंड आउट, जब वो पूरी तरह से कंगाल था किसी ने उसकी मदद नहीं की। चलिए अब हम आगे देखते हैं, टू पुट समवन आउट ऑफ काउंटेनेंस, एक इडियम है, बहुत अच्छा इडियम है, टू पुट समवन आउट ऑफ काउंटेनेंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, लज्जित कर देना, अपमानित कर देना, शर्मसार कर देना, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, टू मेक समवन फील असेम्ड, किसी को ना लज्जित महसूस करवाना, ये होता है टू पुट समवन आउट ऑफ काउंटेनेंस। चलिए सिनोनिम्स के तौर पर कहें तो इम्बैरेस, इम्बैरेस का मतलब होता है लज्जित करना। हमको कहना है कि वो मुझको लज्जित करने का कोई मौका नहीं चुकता है, ठीक है ना। हमको कहना है कि वह मुझे लज्जित करने का, वह मुझे लज्जित करने का कोई मौका नहीं चुकता है, कोई मौका नहीं चुकता है। चलिए हम कैसे लिखेंगे, चलिए ही नेवर, हिंदी भूल जाइए, डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं। ही नेवर मिसेस एनी चांस, ठीक है ना, ही नेवर मिसेस एनी चांस टू पुट, चलिए यहां तो पुट से हमारा इडियम में स्टार्ट है, टू पुट, चलिए समवन, तो मी, टू पुट मी, ठीक है ना। और कैसे लिख सकते हैं, आउट ऑफ काउंटेनेंस, लज्जित करने के लिए वर्ड क्या है, पुट समवन आउट ऑफ काउंटेनेंस। तो ये हो गया कि वो मुझको लज्जित करने का कोई मौका नहीं चुकता है। चलिए देखते हैं हमारा इडियम नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए या द, मतलब आप इसमें से दोनों में से कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप ए लिखे या तो द लिखे। सॉर्ट ऑफ डेमोकल्स, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा खराब चीज जो कभी भी हो सकता है, एक ऐसा अप्रिय चीज जो कभी भी हो सकता है ना। सॉर्ट ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है ना कि लग रहा है कि आपके सिर के ऊपर तलवार लटकना, आप ऐसा समझिए, है ना। तलवार लटकने का अंग्रेजी जैसे हिंदी में होता है तलवार लटकना, ठीक है ना। इसके लिए अगर छोटा सा अगर हिंदी कहें तो तलवार लटकना, किसी गलत चीज होने का वो संकेत होता है ना। तलवार लटकने का मतलब क्या है कि वो गलत चीज होने का संकेत होता है, ठीक है। चलिए इमिनेंट डेंजर्स, वो खतरे जो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन ये समझिए, समथिंग बैड दैट माइट हैपन एट एनी टाइम, वो खराब चीज जो कभी भी हो सकता है ना। तलवार लटकना, इसका शुद्ध जो ये होगा ना वो तलवार लटकना होगा, ठीक है ना। अगर आप, चलिए इसका जो शुद्ध होगा ना वो तलवार लटकना होगा। जैसे कि अगर हमको कहना है कि भारत और चीन का युद्ध के ऊपर तलवार लटक रही है, चलिए हमको कहना है कि भारत चीन युद्ध के ऊपर है ना तलवार लटक रही है, यानी कि इनके बीच युद्ध कभी भी हो सकते हैं, तलवार लटक रही है। चलिए
है ना, मतलब भारत और चीन के युद्ध के ऊपर तलवार लटक रही है, मतलब कि भारत चीन का युद्ध कभी भी हो सकता है, मोटा मोटे आप ये समझे। कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इंडो सीनो, है ना, चीन के लिए शॉर्ट में सीनो लिखते हैं और भारत के लिए इंडो लिखते हैं। इंडो सीनो वार इज हैंगिंग, लटकने के लिए क्या वर्ड है, हैंगिंग। चलिए हैंगिंग कैसे, लाइक ए है ना सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, लाइक ए सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। तो ये हमारा रहा इडियम का यूज, ठीक है ना। ए सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है कोई अप्रिय चीज जो कभी भी हो सकती है। आइए नंबर आते हैं 6 में, नंबर आते हैं 6 में। करे क्या, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है, दृढ़ विश्वास। आपका जो दृढ़ विश्वास होता है वो आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, ए फॉर्मली हेल्ड बिलीफ, एक वो बिलीफ, वो अवधारणा, वो विश्वास जिसे व्यक्ति अपने पास रखता है, दृढ़ विश्वास। देखिए कई लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। चलिए हम उनका दृढ़ विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। चलिए कई लोगों का यह दृढ़ विश्वास है ना, कई लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी। ये तो समय बताएगा, लेकिन कई लोग अभी मान के चलते हैं कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी, उनका ये दृढ़ विश्वास है। कैसे लिखेंगे, फॉर मेनी पीपल, फॉर मेनी पीपल। चलिए इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इट इज एन, दृढ़ विश्वास के लिए क्या वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल ऑफ फेथ। इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ दैट द कांग्रेस है ना बाउंसेस बैक, दैट द कांग्रेस बाउंसेस बैक। चलिए तो ये हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ रहा। चलिए नंबर आते हैं 7 में। करे के इन द टीथ ऑफ समथिंग। देखिए इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, आप समस्या के बावजूद, कोई विरोध के बावजूद यदि कोई काम करते हैं तो वो इन द टीथ ऑफ होता है। जैसे कि अगर हमको कहना है ना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या, डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑपोजिशन एटसेट्रा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, समस्या या विरोध के बावजूद। देखिए राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई लोगों ने इसकी आलोचना की, इसके बावजूद यानी कि भयंकर विरोध के बावजूद सरकार ने जातीय जनगणना करवाई, हमको ऐसे कहना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ। चलिए इन द टीथ ऑफ फियर्स मतलब भयंकर, जबरदस्त, है ना, क्रिटिसिज्म, इसका हिंदी क्या निकलेगा, चलिए पहले देखते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी कि भयंकर आलोचना के बावजूद, ठीक है ना, भयंकर आलोचना के बावजूद द गवर्नमेंट कंडक्टेड कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस इन द स्टेट, नहीं, कास्ट सेंसस इन द स्टेट। तो ये हमारा रहा इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। आइए लेबर ऑफ लव। लेबर ऑफ लव क्या होता है भाई, है ना, वैसा काम जिसे व्यक्ति पैसा के बजाय शौक के लिए करे। देखिए कुछ ऐसे काम होते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पैसा कमाना उनका मेन लक्ष्य नहीं है, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए उस काम को करते हैं। अब देखिए दो तरह का या इसमें बात है, जैसे कि एक व्यक्ति पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करता है तो उससे पैसा कमाता है, वो पेंटर है और वो पैसा कमाने के लिए पेंटिंग करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, शौक पूरा करने के लिए पेंटिंग का काम करते हैं। हमको ऐसे कहना है कि वो पेंटिंग शौक के तौर पर करता है, पैसा कमाने के लिए नहीं करता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पेंटिंग, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, पेंटिंग इज लेबर ऑफ लव। क्या है हमारा इडियम है, लेबर ऑफ लव, है ना, पेंटिंग इज हिज लेबर ऑफ लव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पेंटिंग करता है शौक पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, ठीक है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे था, ए टास्क दैट ए पर्सन डज, ठीक है ना, फॉर इंजॉयमेंट, है ना, शौक के तौर पर करता है, आनंद के लिए करता है ना, रादर देन पे, पैसा के बजाय वो इस काम को आनंद के लिए करता है, शौक के तौर पर करता है। इसके लिए छोटा सा अगर सिनोनिम्स लिखते हैं तो एवोकेशन,
है ना। अगर इसके लिए छोटा सा अगर हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें, इतना बड़ा लेबर ऑफ लव की जगह पर हम एक छोटा सा अगर हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा एवोकेशन। एवोकेशन भी यही होता है। एवोकेशन क्या होता है? शौक के तौर पर किया गया काम, है ना। अगर कोई व्यक्ति का, जैसे पेंटिंग, हम लिख सकते हैं कि पेंटिंग उसका एवोकेशन है। हम लेबर ऑफ लव की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेंटिंग इज, है ना, हिज मेन एवोकेशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी यही निकलेगा कि पेंटिंग वो शौक के तौर पर करता है, पैसा कमाने के लिए नहीं करता है। चलिए, लीड स्ट्रे। लीड स्ट्रे का मतलब, अब हमारा 9 नंबर देखते हैं। लीड स्ट्रे क्या होता है? भटकाना। अगर आप किसी को लीड स्ट्रे करते हैं, इसका मतलब आप उसको भटकाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हमको कहना है कि, चलिए देखिए, तो इस वाक्य को पहले समझते कि प्रधानमंत्री अपने सलाहकारों द्वारा भटका दिए गए हैं, मतलब उनको बैड डिसीजन लेने के लिए कन्विंस किया गया है। प्रधानमंत्री के आसपास में बहुत सारे एडवाइजर्स है ना, और वो सारे चापलूस होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री को कन्विंस करते हैं बैड डिसीजन लेने के लिए। हमको ऐसा वाक्य बनाना है। कैसे लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर, हम इसी चीज को अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर। अब पास्ट टेंस में अगर हम बनाते हैं तो कैसे? लीड का लेड हो जाएगा ना, लीड का V2 क्या हो जाएगा? लीड का V2 और V3 क्या हो जाएगा? लीड लेड नहीं, लीड लेड। तो चलिए, द प्राइम मिनिस्टर वाज लेड अस्ट्रे, द प्राइम मिनिस्टर वाज लेड अस्ट्रे बाय हिज एडवाइजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जितने सलाहकार हैं उनको भटका दिया, प्रधानमंत्री को भटका दिया। प्रधानमंत्री को तो ज्यादा समझ नहीं है चीजों का, तो उनके एडवाइजर्स ने उनको भटका दिया। इसका मतलब हम तोड़ के लिख सकते हैं, ही वाज कन्विंस्ड, उनको समझाया गया, मनाया गया, क्या करने के लिए? ही वाज कन्विंस्ड टू टेक ए बैड डिसीजन, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा ये बात रहा, है ना, लीड अस्ट्रे। लीड अस्ट्रे का मतलब होता है भटका देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 6s and 7s, जैसे तैसे उलझन में। देखिए, अगर कोई चीज 6s and 7s है तो वो जैसे तैसे उलझन में है, ठीक है ना। चलिए, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कंफ्यूज्ड, वो चीज है ना एकदम कंफ्यूज्ड वे में है, तो अगर सरल वे में लिखे तो इन कंफ्यूजन। देखिए, परिवर्तन हुआ है, चीजों में परिवर्तन हुआ है और इसने लोगों को ना एकदम कंफ्यूजन में डाल दिया है ना। हमको कहना है कि, अच्छा, मैं ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सिलेबस में परिवर्तन ने, सिलेबस जैसे कि अब पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, इसने स्टूडेंट को क्या कर दिया? कंफ्यूजन में डाल दिया, उलझन में डाल दिया। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। हम कैसे लिखेंगे? द चेंज इन सिलेबस। इसी चीज को हम कहना चाहते हैं, द चेंज इन सिलेबस। सिलेबस में बदलाव आ गया। अब बदलाव आ गया तो जो स्टूडेंट हैं, जो पुराने सिलेबस से तैयारी कर रहे थे, वो तो उलझन में पड़ गए, ये क्या, ठीक है। द चेंज इन सिलेबस। चलिए, लेफ्ट, है ना, द स्टूडेंट्स, चलिए, एट 6s and 7s। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि सिलेबस में बदलाव ने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया? उलझन में डाल दिया। चलिए, स्पीक वॉल्यूम्स। स्पीक वॉल्यूम्स हमारा 11वां नंबर का इडियम, बहुत जबरदस्त इडियम है। स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से किसी चीज को दिखाना, है ना, ठोस प्रमाण देना, बयां करना। चलिए, हमको कहना है कि ये जो तथ्य हैं उसकी ईमानदारी की बयां करते हैं, है ना। ये, है ना, हमको कहना है कि ये तथ्य, ये जो तथ्य दिया गया है, ये तथ्य उसके ईमानदारी का बयां करता है। चलिए, कैसे लिखेंगे ये तथ्य? दीज फैक्ट्स। कैसे लिखेंगे? दीज फैक्ट्स। चलिए, स्पीक वॉल्यूम, बयां करने के लिए क्या हम लोग इडियम पढ़ रहे हैं? स्पीक वॉल्यूम। चलिए, ऑफ इज ऑनेस्टी। चीख के कहना, है ना, जैसे कि कोई चीज होता है चीख के कहता है तो स्पीक वॉल्यूम करता है। चलिए, टू शो समथिंग वेरी क्लियरली, किसी चीज को स्पष्ट रूप से दिखाना। टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, यही होता है स्पीक वॉल्यूम ऑफ। चलिए, इसके बाद हम आते हैं नंबर 12 में। कह रहे कि टेक ए डीम व्यू ऑफ, है ना, आप व्यू नजर रखते हैं, डीम मतलब मध्यम, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के प्रति टेक ए डीम व्यू रखते हैं तो आप उसको नापसंद करते हैं, उसके बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हैं। किसी चीज के बारे में अच्छा विचार नहीं रखना, यह कहलाता है टेक ए डीम व्यू ऑफ। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? डिसअप्रूव ऑफ, निंदा करना, नापसंद करना, है ना। आप उसको अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं तो इसका अर्थ होता है टेक ए डीम व्यू ऑफ, है ना, इसका इडियम है। देखिए, यह बहुत दुखद बात है कि आज हम सभी अपने
महान परंपरा और संस्कृति को ना नापसंद करने लगे हैं, उसके प्रति अच्छा अब विचार नहीं रखते हैं। मतलब कि अगर संस्कृति को फॉलो करना आज गंवारपन का एक निशानी बन गया है। ठीक है, हमको ऐसा कहना है। कैसे कहेंगे? इट इज वेरी सैड, अगर इसी को कहें तो कैसे कहेंगे? इट इज वेरी सैड दैट वी टेक, हम सभी, हम है ना, हम लोग सभी इसके लिए जिम्मेदार है ना। वी टेक ए डीम व्यू ऑफ आवर है ना कल्चर एंड ट्रेडिशन, आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि ये बहुत दुखद है कि आज हम सभी अपने, ठीक है ना, कल्चर, संस्कृति और परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा है ना, को किस नजर से देखते हैं, उसके बारे में अच्छा आइडिया नहीं रखते हैं, उसको नापसंद करने लगे हैं। और ये बहुत ही सैड है, ये बहुत ही दुखद बात है। चलिए, तो टेक ए डीम व्यू ऑफ का मतलब होता है नापसंद करना। आइए नंबर 13 में कह रहा है क्या? टेक समथिंग बाय ए स्टॉर्म। टेक समथिंग बाय ए स्टॉर्म का मतलब होता है कब्जा कर लेना, धावा बोलना। टेक समथिंग बाय ए स्टॉर्म का मतलब होता है कब्जा करना, धावा बोलना, है ना, किसी जगह को। अभी देखिए, अभी हमास और इजराइल में युद्ध छिड़ गया है। हमास ने अटैक किया है, इजराइल भी छोड़ने वाला नहीं है, और पूरा विश्वास है कि वो कई फिलिस्तीन के शहरों को ना वो कब्जा में ले लेगा। हमको ऐसे कहना है कि इजरायली सेना ने, है ना, फिलिस्तीन के कई शहरों को कब्जा में ले लिया। हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे, है ना, द आर्मी, इजराइल के रेफरेंस में ये बात कहा गया है, द आर्मी हैज टेकन, है ना, पैलेस्टीनियंस है ना टाउन्स बाय द स्टॉर्म। इसका चलिए, इसका हिंदी क्या निकलता है ना, द ज्यूइश आर्मी, यहूदी सेना है ना। चलिए, तो ये इजराइल के रेफरेंस में कहा गया कि द आर्मी हैज टेकन, है ना, पैलेस्टीनियंस, फिलिस्तीन उसका हिंदी नाम है, और फिलिस्तीन तो हिंदी नाम है उसका, इंग्लिश में उसको फिलिस्तीन नहीं कहते हैं, उसको पैलेस्टाइन कहते हैं। फिलिस्तीन का अंग्रेजी जो नाम है ना वो पैलेस्टाइन है। तो कह रहे हैं क्या कि द आर्मी हैज टेकन पैलेस्टीनियंस टाउन्स बाय स्टॉर्म। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी ये होगा कि सेना ने, है ना, फिलिस्तीनी शहरों को अटैक किया है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है। चलिए आते हैं नंबर 14 में। कह रहा है क्या, है ना, टेक ग्रेट पेन्स, मतलब ग्रेट का यूज कर सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट में है। यदि कोई चीज यदि इंग्लिश में यदि ब्रैकेट में आ जाए तो समझिए कि आप उसका यूज कर सकते हैं अथवा छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी पर रख दिया गया है। तो टेक ग्रेट पेन्स का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, है ना। चलिए, एक्सप्लेनेशन क्या है? पुट इन, है ना, ए लॉट ऑफ एफर्ट, या छोटा सा अगर साइनों का तो लेबर। ठीक है ना, हमको कहना है कि वो अपने काम पर मेहनत करता है। कोई व्यक्ति है, वह अपने काम पर मेहनत करता है, मेहनत करता है, हमको ऐसा कहना है। कैसे इसको लिखेंगे? ही टेक्स पेन्स भी लिख सकते हैं, ग्रेट लिखना कोई जरूरी नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हैं। चलिए, ओवर हिज वर्क, वो अपने काम पर मेहनत करता है। आइए नंबर क्या है? नंबर 15 में टेक समवन डाउन ए पेग और टू। देखिए, ये ब्रैकेट में है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अथवा बस आप यहीं तक रख सकते हैं, पेग तक ही रख सकते हैं। चाहते हैं तो और टू आप लिख सकते हैं। देखिए, टेक समवन डाउन ए पेग का मतलब क्या होता है? किसी को यह समझाना कि भाई तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना तुम समझते हो अपने आप को, मतलब किसी का घमंड नीचा करना, है ना। ये टेक समवन डाउन ए पेग का मतलब क्या होता है? किसी का घमंड नीचा करना। ठीक है, चलिए, उसको हम्बल, उसको मतलब विनम्र बना देना। चलिए, कहने का मतलब है इसका साइनो क्या होगा? हम्बल या मेक असेम्ड, उसको लज्जित कर देना, उसका घमंड तोड़ देना। ठीक है ना, ये होता है टेक समवन डाउन ए पेग और टू। जैसे कि हमको कहना है कोई महिला है, बहुत घमंडी महिला है, तो कहा जा रहा है कि इसका घमंड तोड़ने की जरूरत है। हमको कहना है इसका घमंड तोड़ने की जरूरत है। कैसे लिखेंगे? सी नीड्स, है ना, टू बी टेकन डाउन, है ना। चलिए, ए पेग, चलिए, ठीक है ना। हम और टू लिख सकते हैं अथवा यहीं पर फुल स्टॉप दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके घमंड, इसका अगर हिंदी कहें तो कैसे कहेंगे? उसके घमंड को, है ना, उसके घमंड को तोड़े जाने की जरूरत है ना। उसके घमंड को तोड़े जाने अथवा नीचे गिराए जाने की, है ना, तोड़े जाने अथवा नीचे गिराए जाने की जरूरत है। तो ये आपका रहा टेक समवन डाउन ए पेग और टू। आइए नंबर 16 में आते हैं।
थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। देखिए स्पैनर क्या होता है, आप रिंच रिंच जानते हैं ना, रिंच से जैसे कि ये खोला जाता है, पेंच वगैरह खोला जाता है, बड़ा बड़ा बोल्ट खोला जाता है, तो रिंच रिंच को स्पैनर कहते हैं, आप ऐसा समझिए। अब रिंच को आप कारखाना में फेंक दिए, है ना, रिंच को ना स्पैनर भी कहते हैं। रिंच का स्पेलिंग ये होगा, जो हम लोग रिंच इस्तेमाल करते हैं, है ना, उस रिंच का स्पेलिंग ये होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। उस रिंच को हम स्पैनर भी कहते हैं, है ना। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रिंच रिंच कहते हैं, रिंच पिलास, लेकिन उसको आम एक इंग्लिश में ना स्पैनर भी कहा जाता है। मतलब स्पैनर मतलब रिंच। आप इसको फेंक देते, वर्क्स मतलब कारखाना में फेंक देते हैं, मतलब जहां पर काम होता है वहां पर फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी काम में बाधा डालते हैं। वर्क करना था, आपने फेंक दिया। आप कोई काम को डिले करते हैं, होने नहीं देते हैं, ठीक है ना, आप उसको बाधित करते हैं। चलिए, किसी कार्य को होने में बाधा डालना, विलंब करना। सिनोनिम्स क्या होगा, इंटरफेयर विथ, हिंडर बाधा डालना, हैम्पर बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। देखिए, भारत और चीन के बीच शांति के लिए कई डायलॉग्स चल रहे हैं, है ना, वार्ता चल रही है, शांति के लिए वार्ता चल रही है भारत और चीन के बीच। लेकिन ये जो सीमा रेखा पर जो झड़प जो हो जा रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, ये जो शांति के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उस पर ये बाधा डाल दे रहा है। अब जैसे झड़प हो गया तो शांति की कोशिश बेकार, अब दोनों देश तानातानी। तो कहने का मतलब हमको ये कहना है कि सीमा रेखा पर जो झड़प है, इसने भारत और चीन के शांति की पहल को बाधित किया है, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। चलिए, सीमा रेखा पर झड़प ने सीमा रेखा पर झड़पों ने भारत चीन के शांति वार्ता को बाधित किया है। चलिए, मोटा मोटी हमारा हिंदी यही है, बाधित किया है। चलिए, अब इसको चलिए बनाते हैं, कैसे लिखेंगे। स्किर्मिसेस, स्किर्मिस मतलब झड़प, स्किर्मिसेस, ठीक है ना, ऑन द बॉर्डर। चलिए देखिए कैसे लिखा जा रहा है, स्किर्मिसेस ऑन द बॉर्डर। बाधित किया, परफेक्ट टेंशन है तो हैव। चलिए, बाधित करने के लिए क्या हुआ, हम लोग इडियम लेके चल रहे हैं, थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। चलिए, हैव, तो थ्रो का V3 क्या हो जाएगा, हैव के बाद हमें V3 चाहिए, हैव थ्रोन ए स्पैनर इन द वर्क्स, स्पैनर इन द वर्क्स। वर्क्स बाधित किस में डाला है, तो इन द पीस डायलॉग, है ना, ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है इसको सरल तरीके से। चलिए, वर्क्स, है ना, इन द, ऐसे लिखा जा सकता है, इन द इंडोसिनो मतलब भारत चाइना, इंडोसिनो पीस डायलॉग्स। चलिए, हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। तो थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को होने में बाधा डालना, विलंब करना। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं, नंबर 17 में है फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कमी के कारण, ठीक है ना। दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इडियम्स आपको दिखाई दे रहा है, एक है फॉर वांट ऑफ और एक है इन वांट ऑफ, है ना। कमी अगर कहना है कि कमी के कारण तो फॉर वांट ऑफ। इन वांट ऑफ का मतलब जरूरत होना, ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कमी के कारण। हमको कहना है कि वित्तीय मदद के अभाव के कारण, वित्तीय मदद के अभाव के कारण प्रोजेक्ट विफल हो गया, प्रोजेक्ट नहीं चला क्योंकि वित्तीय सपोर्ट नहीं मिला, प्रोजेक्ट फेल हो गया, विफल हो गया। चलिए, हमको ऐसा बनाना है, कैसे लिखेंगे, द प्रोजेक्ट, हम कैसे इस बात को लिखेंगे, द प्रोजेक्ट फेल्ड हो गया ड्यू टू, है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर वांट ऑफ। चलिए, फॉर वांट ऑफ क्या, फाइनेंशियल, वित्तीय के लिए क्या वर्ड लिखेंगे, फाइनेंशियल, वित्तीय के लिए वर्ड होगा फाइनेंशियल और मदद के लिए सपोर्ट। चलिए, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कमी के कारण। आइए, इन वांट ऑफ का मतलब क्या होता है, जरूरत होना, किसी चीज का जरूरत होना, इन वांट ऑफ। जैसे कि देखिए, हमको कहना है इस घर को, है ना, जिस मकान में मैं हूं उसको रिपेयर करने की जरूरत है। कैसे इसको लिखूंगा, है ना, द हाउस इज इन वांट ऑफ रिपेयर्स। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो घर है, घर को जरूरत किस बात का है, तो रिपेयर्स,
घर को ना रिपेयर्स करने की जरूरत है। आइए नंबर 19 में आते हैं। द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है कि कोई बुरा चीज होने की चेतावनी, है ना। राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बुरा चीज होने की चेतावनी, ठीक है ना। चलिए ओमेन, इसका साइन होगा ओमेन, बैड ओमेन, फॉर वार्निंग। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, वार्निंग ऑफ बैड थिंग्स टू कम, ठीक है ना। चलिए बात क्या है कि देखिए अगर आयात में यदि निर्यात में यदि गिरावट आ जाए तो ये अच्छा चीज नहीं है। निर्यात में गिरावट आ जाना ये अच्छा चीज नहीं है। हमको ये बात लिखना, कैसे लिखेंगे, द स्टीप फॉल, तेज गिरावट है, द स्टीप फॉल इन एक्सपोर्ट, मतलब निर्यात में तेजी से जो गिरावट है उसको किस तौर पर देखा जाता है कि यार अब बुरा चीज आने वाला है, बुरा समय आने वाला है। इज सीन, उसे देखा जाता है किस तौर पर, है ना, सीन एज द राइटिंग ऑन द वॉल, है ना, उसको एक खराब चीज के तौर पर देखा जाता है। चलिए हमारा इडियम नंबर 20 है, कह रहा है क्या, ब्रेक प्रिस्कियंस हेड। ब्रेक प्रिस्कियंस हेड का मतलब किसी का सिर तोड़ना नहीं, इसका मतलब होता है व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करना, खराब ग्रामर का इस्तेमाल करना, इसका मतलब होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रेक प्रिस्कियंस हेड करता है तो इसका मतलब है कि वो गलत ग्रामर का प्रयोग करता है। गलत ग्रामर का प्रयोग करना ये कहलाता है प्रिस्कियंस हेड को ब्रेक करना, है ना। चलिए टू ब्रीच द रूल्स ऑफ ग्रामर, टू यूज बैड ग्रामर, है ना, ग्रामर के गलत नियम का प्रयोग करना कहलाता है ब्रेक प्रिस्कियंस हेड। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 20 इडियम्स की बात की है। ये इडियम्स बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर दृष्टिकोण से। आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट को जरूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि वीडियो को और अच्छा बनाने में हमें मदद मिले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।